यस सर। जो पढ़ा है वो था सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश के सात करनी के बारे में हमने कल पढ़ा। आज अगर उसकी बात करें तो उसके हिसाब से उनका जो योगदान है भारतीय इतिहास में वो क्या रहा, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और उस चर्चा के दौरान देखते हैं क्या स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। हाँ, अब ठीक है। क्या आप लोगों को ये स्क्रीन्स दिखाई दे रही हैं? यस। वेरी गुड। वेरी गुड सर। ये देखिए, ठीक है, सातवाहन शासकों का जो योगदान है, जो उसका मूल्यांकन कर रहे हैं आज, कि उनका प्रशासन कैसा था, किस प्रकार से उन्होंने राजा मंत्री स्थानीय शासन किया, किस प्रकार से उन्होंने भारतीय इतिहास में योगदान दिया। ठीक है, तो इसमें जब हम पहले बात करते हैं तो जो सातवाहन वंश के राजा थे उनका प्रशासन कैसा था, यानी राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उनके शासन काल में भारतीय इतिहास की जो स्थिति थी वो कैसी थी। देखो, जब मैंने कई बार बताया है, मैं फिर से बताता हूं, किसी भी प्रकार के राजा, किसी भी प्रकार के राजवंश या किसी भी प्रकार के किसी सभ्यता के बारे में बताना हो तो हमेशा उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, ये चार स्थितियां तो जरूरी ही जरूरी बतानी है। ठीक है, फिर चाहे हम किसी का चाहे योगदान पढ़ रहे हो, मूल्यांकन पढ़ रहे हो, चाहे हम उनका किसी प्रकार से चरित्र चित्रण कर रहे हो, तो उस वक्त किए जा रहे किसी भी चीज के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। और उस वक्त हमने चार स्थितियां बतानी है। पहली स्थिति है राजनीतिक स्थिति। अब राजनीतिक स्थिति के अंदर हम पढ़ रहे हैं प्रशासन, कि इनका प्रशासन कैसा था। प्रशासन कैसा था, इसमें राजा कैसा था, उसके मंत्री कैसे थे, और उनका स्थानीय जो शासन था वो कैसा था। सातवाहनों का शासन में राजा की बात करें तो सातवाहनों के शासन में राजा जो था पूरी तरह स्वतंत्र था। सातवाहन ही नहीं, किसी भी राज्य में जो राजा होता था वो सर्वोपरि होता था, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, पूरे राज्य का सर्वे सर्वा होता था, स्वतंत्र शासक होता था। ठीक है, किसी के अधीन नहीं होते थे ये राजा, ये अपने स्वतंत्र शासक होते। बात करें सभी सातवाहन राजा ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, धर्म शास्त्रों के अनुसार शासन करना वो अपना मूल कर्तव्य समझते थे। भाई, धर्म शास्त्रों में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने सभी प्रकार से राज्य किया, सभी प्रकार से उसने राज्य किया जिस भी प्रकार से वो धर्म शास्त्रों में लिखा था। राजा को सारे अधिकार प्राप्त थे, प्रशासन का, सेना का, न्याय का, जितने भी, लेकिन ना वो निरंकुश नहीं होते थे। निरंकुशता से मतलब कि किसी भी प्रकार से वो स्वेच्छाचारिता नहीं अपनाते थे, खुद के ही खुद का रूल कोई बना दिया तो बना दिया, ऐसा नहीं होता था, बल्कि वो धर्म शास्त्रों के अकॉर्डिंग अपना शासन चलाते थे। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही सर, आ रही है, बिल्कुल साउंड साफ आ रही है। ओके ओके ओके, मुझे लगा बीच में कोई पूछना चाह रहा है। नहीं सर, नहीं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सातवाहनों की शासन प्रणाली पर्याप्त मात्रा में मौर्य शासन प्रणाली के ऊपर आधारित
है। मौर्यों ने जो शासन किया वैसी व्यवस्था उनकी भी थी, और उनके शासन प्रणाली के समान इनका शासन था पूरा का पूरा। अब बात करें कि किस प्रकार से वो शासन किया करते थे। राजा के सबसे बड़े पुत्र को ही राजा बनाया जाता, राजा के सबसे बड़े पुत्र को ही राजा बनाया जाता था। प्रशासन में राजा की बात हो रही है। उन्हें युवराज कहा जाता था और हर एक कानून बनाने में उनके भी हस्ताक्षर करवाए जाते थे। ठीक है, तो भाई ये तो सिंपल सी बात है, युवराज के हस्ताक्षर तो कानून बनने पर होते ही थे। देश के प्रशासन में वो सक्रिय भागीदारी लेते थे। अन्य राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा समुचित प्रबंध हो जाता था और राजघरानों के लोगों को प्रांतों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता था। उनको राज्यपाल बना देते थे, यानी राजकुमारों को ही आगे प्रांतों में भेज देते थे। जैसे मौर्य प्रशासन में 5 प्रांत थे, उनके अलग अलग 5 राजा थे, उसी प्रकार वो सारे के सारे, उसमें अशोक भी एक था जिसको उत्तरापथ की तरफ भेजा गया था ना, बिल्कुल वैसे ही राजकुमारों को भेज देते थे अपने अपने प्रांतों को देखने के लिए। वो वहां के एक तरह से प्रांत के शासन में, अपने शासन में प्रांत की व्यवस्था देखते थे और राजा के अधीन रहकर कार्य करते। राजकुमार है, राजा के अधीन कार्य करेगा। बात करते हैं इसके बाद फिर वो बनता था राजा। तो राजा की बात तो यहां तक खत्म। अब बात करते हैं कि राजा के साथ जो कार्य करते थे मंत्री, वो कैसे थे। मंत्री परिषद की बात करें तो रुद्र दमन जूनागढ़ अभिलेख, अभिलेखों का ये जो नाम है इनको रट लो, रुद्र दमन और जूनागढ़, ये 2 अभिलेख ऐसे हैं। एक मैंने पीछे नासिक वाला बताया था, और ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रमाणिकता के लिए इनका नाम आ गया तो मान लो वो प्रमाणिक है। ठीक है, रुद्रदमन और जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि सातवाहनों के युग में मंत्री परिषद व्यवस्था बहुत अच्छी प्रचलित थी। मौर्य व्यवस्था पर आधारित इनकी ये मुख्य व्यवस्था होती थी। मंत्रियों का वर्गीकरण किया जाता था। प्रत्येक मंत्री के पास एक विभाग होता था जो उसका सर्वे सर्वा होता था। राज्य के मामलों में राजा प्रायः मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता था। अंतिम निर्णय राजा का ही होता था। मौर्य युग की भांति इस युग में नगर और गांवों में लोकतांत्रिक स्वायत्त निकाय होते थे। स्वायत्त निकाय स्थानीय निकायों के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो भाई मंत्री परिषद की तो इतनी की है कि वो राजा का सलाहकार है। राजा ने उनको अलग अलग विभाग दिए हुए हैं, उन विभागों पर वो कार्य करते हैं, अपने कार्य को करते हैं और राजा को उसकी रिपोर्ट देते हैं। ये अपने निर्णय ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा निर्णय, सर्वोपरि निर्णय केवल राजा का होता है। ओके, तीसरी बात है स्थानीय शासन की। अब राजा के बाद स्थानीय शासन कैसा था। स्थानीय शासन के संचालन के लिए प्रत्येक नगर गांव में राजनीतिक संस्थाएं होती थी। पता है ना, हम पढ़ के आए हैं, गांव में ग्रामीणी होता था और उसके बाद उसके आगे अधिकारी होते थे। इसी प्रकार से सभी ये जो है छोटे छोटे विभागों में बटे होते थे। उनमें नगरों का शासन नगर पालिका और गांव का प्रशासन ग्राम सभाओं द्वारा संचालित होता था। गांव का मुखिया ग्रामक कहलाता था। उनके पदाधिकारियों में शासन कार्यों को संचालन करने का कार्य होता था। गांव में ग्राम सभाएं होती थी, पंचायत जैसे, जिसके माध्यम से राजाओं और ग्रामवासियों के बीच सहयोग स्थापित किया जाता। ठीक है, स्थानीय शासन बिल्कुल वैसा ही है जैसा मौर्य के टाइम में था। गांव के लिए अलग स्थानीय सभाएं, नगरों के लिए अलग नगर सभाएं, और बाकी प्रशासन जो है इन सब का उत्तरदायित्व इनके मंत्रियों, और मंत्रियों के बाद राजकुमारों, और राजकुमारों के बाद राजा तक, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलता था। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। सातवाहन शासकों का, अब इनकी आर्थिक दशा कैसी थी। भारत में उस समय जब सातवाहनों का राज्य था, उस वक्त की आर्थिक दशा कैसी थी। उद्योग और व्यवसायों की बात करें, हम अगर उद्योग और व्यवसाय की बात करते हैं तो सातवाहन काल में आजीविका का मुख्य साधन कृषि होता था। पशुपालन व्यापक रूप से किया जाता था। कृषि के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे थे। इनके लिए अनेक श्रेणियां, सामूहिक संस्थाएं संगठित की जाती थी।
जुलाहे, तेलिए, बर्तन बनाने वाले ठठेरे, लोहारों, बांस की वस्तुएं, मच्छुओं, ये मछली पकड़ने वाले, बुनकरों, बुनाई करने वाले। ठीक है, तो ये सब इनके अलग अलग संगठन होते थे, इनकी समितियां होती थी, और ये व्यवसाय यानी कि उद्योग और व्यवसाय किया करते। कुल मिलाकर हर चीज स्थापित थी, संगठित थी। व्यापार की बात करें तो सातवाहन युग में आंतरिक और विदेशी व्यापार उन्नत दशा में था। उन्नत दशा में था, बिल्कुल। व्यापार में वो भारत का विदेशी व्यापार अरब देशों से होता था उस समय, मिस्र से होता था, रोमानिया से होता था। भारत के विभिन्न भागों में उस समय रोम के सिक्के प्राप्त होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत में उस समय रोम के साथ व्यापार किया जाता। ओके, उसके साथ ही जो व्यापारिक चीजें थी वो क्या थी? रोम को मसाले, वस्त्र, सुगंधित चीजें, हाथी दांत का सामान, मोती, औषधि और बहुत सी चीजें यहां से निर्यात की जाती। इसी के साथ साथ बर्मा, सुमात्रा, जावा, चंपा, चीन, इन सभी के साथ भी व्यापारिक जो संबंध थे वो बहुत अच्छे थे। कच्चा माल भी इनसे लिया जाता था ताकि इनको तैयार माल उपलब्ध करवाया जा सके। ठीक है, आज खुद की फोटो ही पीछे से रोशनी आने की वजह से खराब हो रही है, फिर भी देखते हैं। कल मैं इसकी जगह चेंज सर, सुंदर नहीं लग मेरी रही खुद की आज। फोटो ही नहीं मेरे को दिखाई पड़ रही। चलो कोई नहीं, कल सुंदर बन के बैठूंगा। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, अपन ना पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। इसको ये मान लो कि ये बस बगैर बिना देखे बस से पढ़ा रहे हैं बस। ऐसे नहीं होता ना सर। चलिए ठीक। हाँ ये तो है, लेकिन ना मुझे खुद को इसमें नहीं लग रहा, कैमरे में ना पीछे से रोशनी आ रही है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं आज, इसको फटाफट निपटा देते हैं। यातायात के साधन रह गए। यातायात के साधनों में देश के प्रमुख नगरों, व्यापारिक मंडियों में सड़कें बनाई थी इन्होंने, चौड़ी सड़कें। इससे वस्तुओं के आदान प्रदान में काफी वो हुआ, काफी मिला, इनको सहयोग मिला उन चीजों का, सुधार हुआ सर, सौखा हो गया सर, ले जाना सामान, आसानी होने लगी उनको ले जाने के लिए, भी सामान ले जाने के लिए आसानी होने लगी इनको। सड़कें बनाई तो उनको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, व्यापारिक मंडियां स्थापित कर ली इन्होंने। इससे व्यापार के लिए जितनी भी चीजें थी ना, क्लास के बाद व्हाट्सएप पे सर से पूछ सकते हैं। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आपके फायदे के लिए ही, क्लास में मत पूछें आप कुछ भी। ओके 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 सर, आप सर, रेगुलर पढ़ाते हैं, इनसे क्वेश्चन वगैरह मत करें आप। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है, सभी अपने म्यूट रखें, और यदि कोई प्रश्न आपको पूछना हो तो मुझसे आप बाद में पूछ सकते। ठीक है, क्लास रिकॉर्ड हो रही है और इस क्लास को आप बाद में YouTube पर देख सकेंगे। चलिए फिर देखते हैं इसको। यातायात के साधनों की हमने बात की। देश के प्रमुख नगरों, व्यापारिक मंडियों को मिलाने वाली सड़कें बना दी गई थी। वस्तुओं के आदान प्रदान के अंदर इसके अंदर बहुत योगदान हो गया था। इसके इन्होंने क्या किया, नदियों से भी व्यापार करना प्रारंभ कर दिया था। नदियों में, एक नदी से दूसरी नदी, से गंगा के एक तट से दूसरे तट तक इन्होंने कई नदियों के भी उपयोग किए थे। इन चीजों का प्रमाण भी प्राप्त होता है। अच्छा, विदेशों से व्यापार करने के लिए इन्होंने जहाजों का, लकड़ी के जो जहाज होते हैं उनका काफी प्रयोग किया। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग इनको बनाने में निपुण थे। मुद्रा की बात करें, चौथा और अंतिम पॉइंट है आर्थिक स्थिति का, मुद्रा। सातवाहन काल में सिक्कों का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सातवाहन काल में, इस काल में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं प्रचलित थी। इसमें सोने की मुद्रा सबसे ज्यादा
बहुमूल्य की मुद्रा, देखो होती थी, बहुमूल्य होगा सोना तो वैसे ही बहुमूल्य है। चांदी के सिक्कों को कुषण कहा जाता था, ठीक है। चांदी और तांबे के छोटे छोटे सिक्के दैनिक व्यापार के लिए काम में लिए जाते थे। सामाजिक स्थिति की बात करें, नेक्स्ट जो आएगी हमारी स्थिति वो है सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में क्या है, वर्ग विभाजन कैसा है, स्त्रियों की दशा कैसी थी, व्यापक उनका दृष्टिकोण था कि नहीं था, इस मसले पर थोड़ा देखते हैं। तो वर्ग विभाजन की बात करें तो सातवाहन युग में 4 वर्गों में विभक्त था समाज। वैसी स्थिति जैसी कि ब्राह्मणों की हो सकती थी, 4 वर्ण वाली व्यवस्था। उच्च श्रेणी में महारथी, महाभोज और महासेनापति आते थे, सामंत बीसी वर्ग में थे। दूसरी श्रेणी में अमात्य, महामात्र और भंडारिक आते थे, जिसमें कर्मचारी आ सकते थे। व्यापारी, श्रेष्ठिन इसी वर्ग में आते थे। तीसरे वर्ग में लेखक, वैद्य, कृषक, ये मिडिल क्लास हो गई। और अंतिम वर्ग में बढ़ई, लोहार, माली, मछुए आती है। तो ये थी इसके वर्ग की एक स्थिति के 4 वर्गों में ये विभाजित था। उच्च वर्ग, फिर मध्यम वर्ग और फिर एक और मिडिल वर्ग, यानी कि बिल्कुल मध्य और निम्न से थोड़ा ऊपर। और चौथा आ गया निम्न वर्ग, जिसको सभी काम करने वाले जो लोग हैं उसके अंदर आते थे, सेवक भाव वाले। स्त्रियों की दशा कैसी थी? सातवाहन काल में समाज में स्त्रियों का बहुत आदर किया जाता था, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर वो शासन की बागडोर को संभाल सकती थी, यानी शासन करने की भी अनुमति दी जाती थी उनको। माता के स्थान पर आधारित नाम दिए जाते थे। अब माता का नाम पहले आ रहा है ना, जैसे राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था ना, गौतमी उसकी माता का नाम, तो माता का नाम उनको आदर देने के लिए पहले लिखा जाता और बाद में पिता का नाम लिखा जाता। ये भी आज की स्थिति के अनुसार भी बाद में हम पहले अपने खुद का नाम लिखते हैं, फिर फादर्स नेम लिखते हैं ना, वैसा ही उस जमाने में था, लेकिन उनमें थोड़ा अलग था। पहले माता का नाम, फिर उस पुत्र का नाम या राजा का नाम, या फिर उसके फादर का नाम, ऐसे होता था। वैसे तो अच्छी चीज है, इस चीज को आज भी अपनाना चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा का प्रबंध बहुत अच्छा होता था और धार्मिक कृत्यों में वो भाग ले सकती थी। पर्दा प्रथा जो थी उसका प्रमाण नहीं मिलता, किसी प्रकार से भी प्रमाण नहीं मिलता कि पर्दा प्रथा जैसी कोई प्रथा उस जमाने में थी। विधवाओं का जीवन कष्टपूर्ण नहीं था, विधवाएं अच्छा जीवन जी सकती थी। अंतरजातीय विवाहों को अच्छा नहीं समझा जाता था, फिर भी ऐसे कई विवाहों का उल्लेख उसमें मिलता है, ठीक है। तो अब स्त्रियों की दशा तो एक तरह से बहुत अच्छी थी वहां पर, उनको शासन की बागडोर संभालने तक का मौका दिया जा रहा था। उनको सभी प्रकार की सुविधाएं थी, शिक्षा की सुविधा थी, उनको उनका नाम पहले लिखा जाता था, माता का नाम। और विवाहों की बात करें तो अंतरजातीय विवाहों को बुरा माना जाता था, लेकिन फिर भी उस कई प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है, ठीक है। अब इनके दृष्टिकोण को देखते हैं कि समाज के प्रति इनका कैसा दृष्टिकोण था। सातवाहन युगीन शासकों का दृष्टिकोण बहुत ही व्यापक था। उन्होंने अंतरजातीय विवाह करके अपनी उदारता का परिचय दिया था, सही है, अंतरजातीय विवाह करके उन्होंने अपनी उदारता का तो परिचय दिया है। इस युग में सामाजिक जीवन जटिल नहीं था, सरल था। सरल जीवन यानी सादा जीवन, उच्च विचार जैसी बात। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे कहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि विदेशी जातियों का अधिक भारतीयकरण हो गया था। वे भारतीय नाम, धर्म, संस्कृति को ग्रहण कर रहे थे, भारतीय समाज में घुल मिल रहे थे। सातवाहन काल में ब्राह्मणों को सर्वोपरि मान्यता मिल गई थी, निम्न जातियों के साथ किसी प्रकार का अन्यथा या अन्याय वाला भाव नहीं किया जाता था, ठीक है। यानी इस काल तक तो जो निम्न वर्ग है उसकी स्थिति अच्छी रही, अभी तक उन पर अत्याचार वगैरह शुरू नहीं हुए थे।
पहली ईस्वी स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है, और सातवाहनों ने तकरीबन 126 ईस्वी तक शासन किया था। तो अब यहाँ से आगे जो अन्य जो राजा आएंगे उनकी बात भी हम करेंगे। अभी इनकी जो सामाजिक दशा थी उस पर हमने देखा कि इनका व्यापक दृष्टिकोण सभी प्रकार से सरल समाज है, कोई जटिलता नहीं है किसी प्रकार की, हर प्रकार से इनको सभी स्वतंत्रताएं प्राप्त है, निम्न वर्ग की स्थिति बहुत अच्छी है, अभी तक उनके साथ कोई अन्याय का भाव नहीं किया जाता था। नेक्स्ट बात करें तो इनकी धार्मिक दशा की बात करें तो धार्मिक दशाओं में ये है कि पहला है ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म कैसा था? ब्राह्मण धर्म जो था शुंग काल, शुंग के पता है ना पुष्यमित्र शुंग वाला, वो शुंग, पुष्यमित्र शुंग के काल की तरह ही सातवाहन काल में भी ब्राह्मण धर्म की प्रगति हुई है। इस युग में कई प्रकार के यज्ञ किए गए, सातकर्णी ने किए थे 2 यज्ञ, तो अश्वमेध यज्ञ और एक और, तो कई प्रकार के यज्ञ तो हो गए। एक राजसू यज्ञ किया था ना, अश्वमेध यज्ञ और राजसू यज्ञ, 2 यज्ञ किए थे सातकर्णी ने। इस काल में कर्म कांड बहुत बढ़ने लग गए थे, दान दक्षिणा का प्रचलन कुछ ज्यादा ही हो गया था, और वैष्णव और शैव मतों का इस काल में उन्नति हो गई। देखो भी, विष्णु भगवान बड़े हैं या शिव भगवान बड़े हैं, ऐसी मानसिकता वैष्णव और शैव मत को जन्म देती है, और इस काल में उसकी अब धीरे धीरे से उन्नति होने लग गई थी। इस युग में विष्णु पालित, विष्णुदत्त, गोपाल वैष्णव धर्म की प्रतिष्ठा सिद्ध करते हैं। ये अभिलेख हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूं, उन जगहों से प्राप्त हुए हैं। विष्णु पालित, विष्णुदत्त, गोपाल नाम के अभिलेख ये प्राप्त हुए हैं, जिनसे ये पता लगता है कि विष्णु धर्म का किस प्रकार से अत्यधिक प्रतिष्ठा बढ़ गई। शिव भगवान की बात करें, शिव भूति, स्कंद भूति आदि नाम शैव मत की ओर प्रचलन करते हैं। नदी, नाग आदि देवताओं को भी पूजा जाता था, और तीर्थ स्थानों पर स्नान करना, ब्राह्मणों को दान देना, ये पवित्र कार्य माने जाते। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ब्राह्मण धर्म के बारे में तो हमने जाना, क्या वो धार्मिक स्वरूप, यानी कि धार्मिक स्वरूप से क्या वो सही स्वरूप थे या नहीं थे, यानी बाकी धर्मों को कैसा व्यवहार करते थे, उस पर बात करते हैं। ब्राह्मण धर्म को तो इन्होंने बहुत अपनाया, अब ये बाकी धर्मों से कैसा व्यवहार करते हैं इसको पढ़े। सातवाहन राजा ब्राह्मण धर्म के कट्टर अनुयायी तो थे, लेकिन वो अन्य धर्मों को भी पोषण देते थे। बौद्ध धर्म उस काल में पनप रहा था, कई सातवाहन राजा धर्म के प्रति उदार थे। ठीक है, उनका उदार व्यक्तित्व आ रहा है, मतलब कि वो सभी धर्मों को मानते थे, लेकिन खुद हिंदू या इसको ब्राह्मण धर्म को सबसे ज्यादा स्वीकारते थे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो इनका पॉइंट रह गया है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो 2 ही पॉइंट रह गए हैं, एक तो रह गया है कला और एक रह गया है साहित्य। ठीक है, इससे इसके बाद हमारा सातवाहनों का जो योगदान है भारतीय संस्कृति में वो कंप्लीट हो जाएगा। कला की बात करें, सातवाहन युग में मूर्ति कला, स्थापत्य कला बोलते हैं, किले, महल, इमारत बनाने की कला को स्थापत्य कला कहा जाता है। मूर्ति कला, चित्रकला पर्याप्त मात्रा में विकसित हुई। देश में कई विशाल और सुंदर भवन, ठीक है, कई बनाए गए थे। पर्वतों को काटकर गुफाएं बनाई गई थी। उच्च कोटि की पॉलिश भवनों पर की जाती थी, उन्हें चमकीला बनाया जाता था। स्थापत्य कला की विशेषताएं बहुत प्रकार की, नासिक, काले, भाजा, ये गुफा विहार, गुफा चैत्य, मैंने कल ही बताया था कि चैत्य क्या होते हैं, स्तूप क्या होते हैं, ठीक है ना। इस युग में स्थापत्य कला के सुंदर उदाहरण है।